नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं आज मिस्टर ज़करिया खान जो एक मशहूर पत्रकार हैं और इन्होंने जो ब्लॉग लिखते हैं वो ब्लॉग बड़े बड़े चैनल अपने आर्टिकलों में और अपनी न्यूज़ों में इनके ब्लॉगों को शामिल करते हैं। आज हम इनसे मात्र 5 मिनट की बात करेंगे और बात हमारी इस विषय में होगी, क्या ज़करिया साहब हमें इस बारे में बात करना है आपसे, जो 26 जनवरी के बाद जो दिल्ली में एक माहौल क्रिएट हुआ, जो उसे आप अपनी भाषा में उपद्रव कह सकते हैं। उस उपद्रव के बाद सरकार ने जितने भी धरना स्थल हैं उनको किला बंद कर दिया है, यानी उनको इतने बैरिकेड लगा दिया है कि ना इधर का आदमी उधर जा सकता, ना उधर का इधर आ सकता। और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि स्थानीय आदमियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। और अब तक 11 दौर की बैठकें हो चुकी थीं, लेकिन इस किलाबंदी के बाद क्या प्रतीत होता है आपको कि अब सरकार बातचीत के मूड में है क्या नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ सफारी साहब, मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। मैं आपको बताते चलूं कि पहली आपकी वो बात कि आपने कहा कि लोगों को दिक्कत हो रही है ये और सारी चीज़ें। दरअसल एक पत्रकार है मनदीप पुनिया, जिनकी गिरफ्तारी की थी दिल्ली पुलिस ने। उन्होंने इस पर खुलासा भी किया था कि जो लोग खुद को लोकल कह रहे थे, दरअसल वो एक राजनीतिक विषय पार्टी विशेष के कार्यकर्ता थे और लोकल्स जो हैं वो वहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं। रही बात बंद होने की कि रास्ते बंद हैं और लोग यहाँ पे जिस तरह से इस पूरे आंदोलन में सरकार 12 बार की मीटिंग की है, 12 लोगों को बुलाया है, किसान नेताओं को, और उसके बाद किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, तो इसके इंडिकेशन को अगर आपको समझना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का राज्यसभा का जो भाषण था, अगर आपने उसे पूरा सुना हो, मैंने उस भाषण को पूरा सुना, और जिस उस भाषण में की एक लाइन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही कि कोई भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाया या बदला जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 या 3 साल बाद वो बदल जाता है, तो किसानों से उन्होंने अपील की कि एक काम करिए, आप लोग अपने अपने बुज़ुर्गों को लेकर घर जाइए, नहीं जमेगा तो 2 या 3 साल बाद फिर मौका है, बदल लीजिएगा, संशोधन कर लीजिएगा। संशोधित कोई भी कानून एकदम ऐसा होता तो नहीं है कि वो जमा हुआ है। तो प्रधानमंत्री के ये शब्द इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये सरकार किसी भी पोजीशन में कानून को वापस नहीं लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्टैंड बता रहा है कि सरकार इस मूड में नहीं है। जिस तरह से आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहा गया, परजीवी शब्द, परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे के ऊपर पलने वाला, जिस तरीके से आंदोलन के लिए इन शब्दों का उपयोग किया गया, उससे ये लगता है कि सरकार अब आंदोलन को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। ये अलग बात है कि आंदोलन 26 तारीख के बाद जो ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया था, राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद वो और मजबूत हो गया, 5 से 6 गुना भीड़ और आ गई है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इसे वापस लेगी? तो मैं आपको एक लाइन पे कहूँ कि पीएम के भाषण की कुछ लाइन और उनका जो भाव था वह यह दर्शाता है कि सरकार इस मूड में नहीं है कि इन्हें वापस लिया जाए। तो मैंने कल उनका भाषण सुना पूरा, तो लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को थोड़ा अलग तरीके से ले रहे हैं। उनका कहने का ये मतलब है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में कूद गई हैं, परजीवी उनको कहा गया है, ना कि किसानों को कहा गया है। देखिए, वो तो समझ के ऊपर है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये कहा कि परजीवी या आजकल कुछ लोग हर आंदोलन में दिख जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। दरअसल मामला ये है कि लोकतंत्र जो होता है, जो लोकतंत्र का जो शब्द है, लोक और तंत्र को आप अलग अलग करके देखें। लोगों का लोकतंत्र मतलब जो जनता है उसका तंत्र, जनता का तंत्र। जब संसद में चीज़ें गलत होने लगती हैं, जिस तरीके से राज्यसभा में ये तीनों बिल पास हुए थे और कहा गया था कि मतलब जिस तरीके से वहाँ पे वोटिंग की बात की गई थी और बिना वोटिंग के पास करा दिया गया था उस समय राज्यसभा में, तो लोगों ने विरोध किया था कि बिना चर्चा के और बिना वोटिंग के बिल पास हो गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब संसद में ख़त्म होती है तो लोकतंत्र कहता है सड़क पर उतरना। आंदोलन लोकतंत्र की पहचान होती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन एक मजबूत अंग होता है। आप इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी लोकतांत्रिक देश मिलेंगे आपको, या आप भारत का ही इतिहास उठाकर देखिए, हर 5 साल में आपको या 10 साल में एक बड़ा आंदोलन आपको नज़र आएगा। फिर उसके लिए आप जेपी का दौर हो,
या फिर अन्ना आंदोलन का दौर हो, या फिर जिस पार्टी की ये सरकार है उस पार्टी मतलब बीजेपी खुद एक आंदोलन की जगह कि राम मंदिर आंदोलन था और आंदोलन से उठ के आई पार्टी है। तो जहाँ लोकतंत्र होगा, जहाँ लोग होंगे, जहाँ जनता के द्वारा लोग चुने जाएंगे, वहाँ पे आंदोलन उसका एक अहम हिस्सा होगा। तो आंदोलन का यूँ मजाक उड़ाना या आंदोलन करने वालों का मजाक उड़ाना ये गलत है। ये कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और इसके लिए विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस बात का कंडेम ना करना भी उतना ही गलत है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का, कि जिस तरह से एक लोकतंत्र के खिलाफ ये शब्दों का उपयोग किया गया, ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष और विपक्ष के नेता इस समय बिल्कुल पंगु बने हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा एक तरफ जाऊंगा इस वार्ता में। मैंने 26 जनवरी के बाद ये कैलकुलेशन करा हूँ, एक मेरी बड़ी बारीकी सी नज़र थी इस आंदोलन में, बहुत बारीक नज़र रख रहा था मैं। 26 जनवरी के पहले सिख समुदाय और पंजाब के कृषि नेता जो थे, किसान नेता, वो बड़े सक्रिय दिख रहे थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद एकदम पूरे आंदोलन जो है वो राकेश टिकैत पे केंद्रित हो गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल राकेश टिकैत का जो इतिहास रहा है 2014 से लेकर अब तक, वह बीजेपी के समर्थित लोगों में से थे। उसके पहले उनका जो 2014 के बाद के पहले का जो दौर था उनका, उस समय वो बीजेपी समर्थित नहीं हुआ करते थे, बल्कि उन्होंने, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद 2009 का या फिर 2014 का, इन दोनों में से ये दोनों में से किसी एक चुनाव को उन्होंने आरएलडी की टिकट पे चुनाव पे लड़ा था। मगर जो झुकाव बीजेपी की तरफ था। राकेश टिकैत, उनके भाई नरेश टिकैत, इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के समय बाकायदा जो बेटी बचाओ बहू बचाओ करके जो महापंचायत हुई थी, उसके तहत ये लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने लोगों को बुलाया था। उस समय ऐसा माना जाता है कि मुजफ्फरनगर दंगे का में एक बड़ा रोल इन लोगों का था। पर सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत का केंद्र में आना, दरअसल राकेश टिकैत के आसपास आंदोलन का आना, ये बीजेपी के लिए खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का जो असर है वो किसानों तक नहीं है। दरअसल उस क्षेत्र में चलने वाली खाप जो पंचायतें हैं, उनमें नरेश टिकैत एक बालियान खाप है, उसके प्रमुख है। और खापों का जो सिस्टम होता है, मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये खाप ही थी, खाप पंचायतें, जिनकी वजह से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा ये बेल्ट है पूरा, और जो राजस्थान का ऊपर का बेल्ट, इस एरिया में बीजेपी 2014 के बाद बहुत मजबूत हुई। चौधरी अजीत सिंह जैसे व्यक्ति को जो अगर हार हुई उनकी, तो वो इन खापों की एकजुटता की वजह से हुई। ऐसे कई नेता थे जिनकी वजह से हार हुई। आज बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये अलग बात है कि जिनका नुकसान दंगों के दौरान हुआ वो इन चीज़ों को नहीं भूल सकते, उनके परिवार नहीं भूल सकते, ये एक अलग चीज़ है। पर यह है कि अगर 100 लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर उन 100 में से 80 ने बीजेपी को वोट दिया था, तो उन 80 में से अब शायद 60 या 50 लोग ही बीजेपी को वोट देंगे। 10 या 20 लोग जो हैं वो इस समय राकेश टिकैत के साथ हैं। अब राकेश टिकैत अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में अगर बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं या बीजेपी उनको सेट कर लेती है, मैं सेट कर लेना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आंदोलन अगर ख़त्म होगा तो इसी इसमें होगा कि कोई नेता सरकार के साथ समझौता कर ले। अगर ये स्थिति बनती है तब बात अलग है, तो फिर उसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। मगर सवाल ये उठता है कि नुकसान कितना होगा राकेश टिकैत के इस पूरे केंद्र में आने से, बीजेपी का कितना नुकसान है। तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी का इतना नुकसान है कि मान लीजिए एक इमारत है, उसका एक छज्जा बाहर निकला था, तो छज्जा टूट गया मगर इमारत बाकी है। मतलब कोई बड़ा नुकसान मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, अगर वो जो 2014 के पहले वहाँ पे लोगों का जो एक इन खापों का जो असर था, वो असर काम कर जाता है, तो फिर बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 2 जगह में भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन हमने अभी तक जो देखे हैं 2014 से, इंसान की एक मानसिकता बन गई है बीजेपी। जैसे एक बहुत बड़ा काम ये हुआ था कि नोटबंदी हुई थी, उसमें कई लोगों बहुत परेशानी हुई थी पूरे हिंदुस्तान को। फिर उसके बाद 2019 में भारी बहुमत से बीजेपी जीती थी। फिर अभी आपने देखे कि लॉकडाउन लगा था और केंद्र सरकार ने, ना ही राज्य सरकारों ने, किसी ने मज़दूरों को मदद नहीं करी थी, बिहार के खासकर, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में रही। तो क्या बीजेपी एक मानसिकता बन गई है, उससे मानसिकता से पब्लिक को निकलना मुश्किल होगा?
मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी लोगों की मानसिकता बन चुकी है, ये बिल्कुल वैसी विचारधारा बन चुकी है जो किसी समय कांग्रेस का दौर हुआ करता था कि आप किसी भी व्यक्ति को, इंदिरा गांधी ने खड़ा किया, इंदिरा गांधी का नाम पीछे है, व्यक्ति जीतता था। आज वही पोजीशन बीजेपी के अंदर है। किसी भी व्यक्ति को बीजेपी टिकट दे दे, नाम अगर नरेंद्र मोदी का है तो वो व्यक्ति चुनाव जीतता है। अब हम आते हैं इस पे कि क्या इन आंदोलनों का असर पड़ेगा। मैं अब आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी सरकार या किसी भी नेता का एक उरूज होता है, वो एक उच्चतम स्तर तक जाता है। वो पंडित नेहरू का था। खैर, पंडित नेहरू ने तो अपना ज़वाल नहीं देखा क्योंकि वो आज़ादी के दौर के थे, आज़ादी के शीर्ष नेता थे, तो उन्होंने तो वो नहीं देखा। वह पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी का दौर आया। इंदिरा गांधी को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पेश कर सकते हैं, और इंदिरा गांधी के बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी को भी यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर सकते हैं। इंदिरा गांधी वो नेता थी जो इस तरह से ऊपर चढ़ी थी, पर एक दौर ऐसा भी आया था कि उनका जो ग्राफ था वो बहुत तेज़ी से नीचे आया था इमरजेंसी के बाद, और वो चुनाव हार गई थी। ये आप और हम सब जानते हैं। तो किसी भी नेता का उरूज होता है और फिर जवाल होता है। तो पॉलिटिक्स में भारत की अगर आप उठा के देखेंगे तो हर 10 साल में राजनीतिक पसंद लोगों की बदलती है, नेता की पसंद बदलती है, और जनता के हालात लोगों को बदलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको उत्तर प्रदेश का देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की आप पिछली 4 सरकारें उठाकर देख लीजिए। अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले सपा की सरकार थी, उसके पहले जो सरकार थी, और उसके पहले जो सरकार थी। आप देखिए, हर सरकार एक दूसरी सरकार बदलती गई। मतलब हर राज्य का अपना एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न आपको मिलेगा। हाँ, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ सिमिलर पैटर्न चलता है, वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा सीटें होते रहती हैं। हिंदी बेल्ट में अगर बीजेपी सबसे ज़्यादा किसी राज्य में मजबूत थी और है तो वह है मध्य प्रदेश। हिंदी बेल्ट में मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा अगर बीजेपी कहीं मजबूत है वो मध्य प्रदेश है। इनके अलावा आप देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 2 ऐसे राज्य हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी इन 2 राज्यों में गुजरात से भी ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि गुजरात में बीजेपी जीतती है सिर्फ 2 ज़िलों के भरोसे, एक है सूरत और दूसरा अहमदाबाद। इन दोनों ज़िलों में मिला के जितनी सीटें बीजेपी जीत लेती है, बाकी पूरे गुजरात का जो भी उनका एक कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो गुजरात में, पेन गुजरात में बीजेपी को हम यूँ कहें कि ये 2 ज़िले पूरे गुजरात की कमी को पूरा कर देते हैं। मगर जब हम बात करते हैं इन 2 राज्यों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, यहाँ पे हर ज़िले में बीजेपी का जो पहुँच है उसी का असर है कि बीजेपी विधानसभा चुनावों में यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में कितनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता के करीब पहुँची। बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गिरी तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान हो गया। अब हम बात करते हैं कि इन आंदोलनों का क्या असर होगा। आंदोलनों का यह असर होगा कि ये जो 10 साल गुजर चुके हैं PM नरेंद्र मोदी के, शुरुआती दौर था कि हमें अब की बार मोदी सरकार, लोगों ने देखा नहीं था कैसा शासन होता है। मोदी सत्ता में आए और फिर उन राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं थी, जिन्होंने बीजेपी का कभी शासन नहीं देखा था। चला, कुछ राज्यों में दोबारा बीजेपी आई, कुछ में नहीं आई। फिर आया वाली बात कि एक बार और मौका देना चाहिए। अब जो हालात बने हैं, इन हालात में चाहे वो अर्थव्यवस्था के हालात हों और ये सारी जो चीज़ें आंदोलन के हालात हों, मोदी सरकार के लिए ये 5 साल बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हैं मुझे जिस तरीके से UPA 2 के लिए आखिरी के 5 साल थे। मुद्दे चल के आ रहे हैं विपक्ष के पास जी। मुझे लगता है कि ये मुद्दे अगर विपक्ष कैश करा ले तो जैसे UPA 2 को बीजेपी ने हरा दिया था, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है अगर राजनीतिक लोग फ़ायदा लेना चाहें तो इस ये वाला जो सत्र चल रहा है, मुद्दे जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है, श्रम कानूनों में बदलाव हुए हैं, अभी उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उनका मुद्दा है, और भी जो दूसरी चीज़ें, महंगाई का मुद्दा है, जिस तरीके से एक के बाद एक सेक्टर बेचे जा रहे हैं उनका मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों के मुद्दे को अगर विपक्ष भुनाने में कामयाब होता है तो आने वाले जो समय है, हो सकता है कि इस सरकार को विपक्ष मजबूत, अगर मैं वो कह रहा हूँ विपक्ष की एक्टिवनेस के ऊपर है कि अगर विपक्ष अगर एक्टिव होगा तो ये आंदोलन भी जो है उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, और किस भूमिका में निभाएंगे कि सरकार को हो सकता है कि आगे मुश्किल हो। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन अब राकेश टिकैत साहब के अनुसार अक्टूबर तक जा सकता है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे।
इसमें आप थोड़ी टिप्पणी चाहूँगे शॉर्ट में। मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन अक्टूबर तक जाएगा, क्योंकि बारिश का टाइम है, ठंड तो गुजर गई जैसे तैसे, मगर बारिश जो बारिश का जो टाइम है वो बहुत भारी टाइम होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, या तो ये आंदोलन कुचल दिया जाएगा, या तो ये आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा। स्वरूप ऐसा बदल जाएगा, हो सकता है कि ये लोग दिल्ली से उड़ जाएं, फिर देश भर में आंदोलन फैल जाए, या आंदोलन का कोई दूसरा स्वरूप हो। पर जिस स्वरूप में अभी चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर तक इतना लंबा ये आंदोलन चलेगा। हाँ, फिर होनी का तो ऐसा है कि अगर ये लोग, अगर जिस तरह से किसान बैठे हैं पिछले कुछ समय से, अगर यही कंटिन्यूटी बनी रही तो फिर जा भी सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा। आंदोलन तो बाकी रह सकता है, मुझे लगता है, अगर सरकार वापस ना ले, मगर स्वरूप बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे पत्रकार बंधु ज़करिया साहब। तो इन्होंने अपनी राय रखी, आपको कैसी लगी, आपको इनकी राय से आप सहमत हैं असहमत हैं, आप कमेंट करके बताएं। और हमारे YouTube चैनल को में देख रहे हैं ये आप, तो इसे सब्सक्राइब करें, और Facebook में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।